हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका थिंकवाइज एकेडमी में। ये हमारा लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का 7th लेक्चर है और इससे पहले के लेक्चर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियोस की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी। आप यहाँ पर क्लिक करके सारे वीडियोस देख सकते हो। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम ना क्या करेंगे, सारे शॉर्ट सम देखेंगे जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर 2 मार्क्स के 2 ही ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं यूनिवर्सिटी में। सिर्फ आपको अमाउंट ही चेंज करके दे देंगे और क्वेश्चन तो वही होगा। तो वो वैसे 2 सम देखेंगे और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, 7 to 8 मार्क्स में जो सम आ सकता है वो भी 2 सम देखेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि देखो कि आपका 14 मार्क का जो सम आता है उसके और में 14 मार्क का नहीं बल्कि 7 मार्क के 2 सम आ जाते हैं, या फिर 7 मार्क में एक सम आ गया और साथ में एक थियरी आ गया 7 मार्क का। तो तब आपको ये लेक्चर काम में आएगा, क्योंकि समझो कि आपको 14 मार्क का सम नहीं आता तो तब आप 7 मार्क का तो एक सम कर पाओगे ना, तो ये आपको फ़ायदा होगा। और थियरी में कुछ ना कुछ लिख दोगे तो तब आपको ये लेक्चर काम में आएगा। इसके लिए मैं यहाँ पर इसे भी ऐड कर दिया हूँ। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आफ्टर मेकिंग द पेमेंट टू द डिबेंचर होल्डर्स द लिक्विडेटर हैज़ बैलेंस ऑफ ₹4,12,000, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आर ₹5 lakh. The liquidator is entitled to 3% remuneration on amount to be paid to unsecured creditor. Compute liquidator's remuneration and amount paid to the unsecured creditor. तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि देखो, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने के बाद लिक्विडेटर के पास इतना अमाउंट है 4,12,000, लेकिन उसे पेमेंट करना है अभी अनसिक्योर को 5 लाख और 3% रेम्यूनरेशन देना है उसके ऊपर। लेकिन अमाउंट तो सिर्फ 4,12,000 है, तो जितना अमाउंट है उतने में से ही दोनों पेमेंट हमें करना होगा। तो जितना अमाउंट इसके हिस्से में आएगा अनसिक्योर को दे देंगे और इसी में से हमें रेम्यूनरेशन भी देना है। तो इस 4,12,000 में ही अनसिक्योर भी है और साथ ही साथ रेम्यूनरेशन भी है। तो कैसे फाइंड करना है आंसर, ये देखो। तो आपको क्या करना है कि आंसर में सपोज कि अनसिक्योर क्रेडिटर हमारे 100 हैं, तो लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 100 का 3%। तो टोटल पेमेंट हमें 103 करना है। तो यहाँ पर देखो, टोटल पेमेंट अगर 103 करना है और अमाउंट उसके सामने है 4,12,000, तो हमारा अनसिक्योर क्रेडिटर 100 है, तो उसका कितना अमाउंट आएगा, उसके लिए हमें करना होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई बाई 4,12,000, उसके बाद डिवाइडेड बाई 103। तो इतना करेंगे तो देखो 4 लाख आंसर आ गया। तो अनसिक्योर हो जाएगा हमारा 4 लाख। उसके बाद आपको पता है कि बाकी का 12,000 वो हमारा रेम्यूनरेशन हो जाएगा, लेकिन चलो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारा रेम्यूनरेशन 3 है तो उसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई 4,12,000 डिवाइडेड बाई 103, तो वो भी कर लेते हैं। चलो हम यहाँ पर करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 4,12,000 डिवाइडेड बाई 103, तो हमारा आंसर आ जाता है 12,000। तो लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन हमारा 12,000 आ जाता है। तो इसी तरीके से आप ये क्वेश्चन ऐसा कर सकते हो। सिर्फ आपको क्या होगा कि यहाँ पर ना अमाउंट चेंज कर देंगे और यहाँ पर 3% की जगह 2% या फिर 5% ऐसा चेंज कर देंगे। लेकिन इसी तरीके से आपको करना है, क्योंकि यही एग्जाम्पल ना बार बार रिपीट हो रहा है, सिर्फ अमाउंट चेंज हो रहा है। तो बस ये मोस्ट IMP है शॉर्ट सम में। उसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन द फॉलोइंग आइटम्स वर इन द बुक्स ऑफ अ कंपनी। यानी कि जब हमारा लिक्विडेशन हो रहा था तब ये सारे आइटम्स थे हमारे पास। और यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो हम देखते हैं कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में क्या आएगा, तो उसे हम प्लस कर देंगे प्रेफरेंशियल में। यहाँ पर देखो, लास्ट 2 मंथ सैलरी ऑफ 4 क्लर्क्स ₹11,000 पर मंथ ऑफ ईच। यहाँ पर क्या है कि हमारा एक महीने का सैलरी है 11,000, इतना हमें 2 मंथ्स का सैलरी पेमेंट करना है। और यहाँ पर है कि 4 क्लर्क है, तो यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन आएगा कि एक्चुअल सैलरी कम है या फिर 4 मंथ्स सैलरी कम है या फिर 20,000 कम है। जितना भी कम अमाउंट होगा वो हमें क्या करना है कि उसे हमें प्रेफरेंशियल में लेना है। तो उसका एक कैलकुलेशन आएगा, वो देखेंगे। उसके बाद सेकेंड है हमारा प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड तो इसमें प्लस हो जाएगा, 12,500 प्लस हो जाएगा। उसके बाद सी, एम्प्लॉयज़ वेलफेयर फंड 4,850, ये भी हम प्लस कर देंगे। ये भी प्रेफरेंशियल ही है क्योंकि एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय यानी कि प्रेफरेंशियल होता है, और क्लर्क वो भी प्रेफरेंशियल होता है। लेकिन अगर यहाँ पर एम्प्लॉय की जगह वर्कर होता तो उसे काउंट नहीं करते, वो सिक्योर क्रेडिटर हो जाता। उसके बाद डी देखो, म्यूनसिपल टैक्स करेंट ईयर। यहाँ पर देखो टैक्स आ गया, म्यूनसिपल टैक्स है तो टैक्स आया, ये हमारा प्रेफरेंशियल में आ जाएगा।
लेकिन और ये करेंट ईयर का है, तो लास्ट 12 मंथ का हमें लेना होता है करेंट ईयर का, तो ये भी उसमें प्लस कर देंगे 7,950। और डायरेक्टर फीस ये उसमें नहीं आता। उसके बाद है इनकम टैक्स, तो ये टैक्स आ सकता है यहाँ पर, लेकिन ये बिफोर 2 ईयर्स का दिया है, यानी कि पहले के 2 साल का दिया है, लेकिन हमें करेंट ईयर का ही ऐड करना होता है, तो ये भी उसमें ऐड नहीं होगा। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिखना है और सारे अमाउंट्स को यहाँ पर लिख के प्लस कर देना है। लेकिन हमारा कैलकुलेशन जो था वो देख लेते हैं। कैलकुलेशन एक्चुअल सैलरी ऑफ क्लर्क, हमारा एक्चुअल सैलरी 1 मंथ का कितना है 11,000, इतना हमें 2 मंथ्स का पेमेंट करना है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो एक्चुअल सैलरी 22,000 हो जाता है। और उसके बाद है कि हमें 4 मंथ्स का सैलरी फाइंड करना है, तो 4 मंथ का कितना हो जाएगा 11,000 मल्टीप्लाई बाई 4, 44,000 हमारा हो जाएगा 4 मंथ्स सैलरी। और उसके बाद मैक्सिमम हमें कितना सैलरी देना होता है, मैक्सिमम हमें 20,000 देना होता है। तो इसमें सबसे कम अमाउंट क्या है 20,000, तो इतना अमाउंट हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आएगा। हमारा 20,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हो जाता है, लेकिन ये क्या एक क्लर्क की सैलरी है, ऐसा हमें 4 क्लर्क को देना है, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे हम, तो हमें 80,000 क्लर्क से सैलरी पेमेंट करना है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में। तो यहाँ पर देखो 4 क्लर्क से सैलरी 80,000 हमने लिख दिया जो कैलकुलेट किया। उसके बाद पीएफ ये उसमें प्लस हो जाएगा, और हमारा एम्प्लॉयज़ वेलफेयर फंड ये भी प्लस हो जाएगा, और म्यूनसिपल टैक्स करेंट ईयर का है ये, तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो टोटल हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आ जाता है 1,15,300। ये हमारा आंसर आ गया है। तो ये 2 मार्क के 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद देखते हैं जो कि आपको 7 to 8 मार्क्स में आ सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है। तो पोजीशन ऑफ केयरलेस लिमिटेड, देखो इसका नाम ही है केयरलेस लिमिटेड, इसके लिए ऐसा सम है, ये विचित्र सम है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो करते हैं आगे। इट्स लिक्विडेशन इज एज अंडर, तो यहाँ पर उसका लिक्विडेशन हो रहा है, तो ये सारे अमाउंट दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखो इश्यूड एंड पेड अप कैपिटल दिया गया है 5,000 हमारा है प्रेफरेंस शेयर, 10% ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, यानी कि प्रेफरेंस शेयर कितने हो गए 5,000 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि 5 लाख के हमारे प्रेफरेंस शेयर हैं। उसके बाद देखो 7,000 ए इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, और ये फुल्ली पेड अप है, तो हमारे कितने 7 लाख के ए इक्विटी शेयर हो गए। उसके बाद है 6,000 बी इक्विटी शेयर ऑफ ₹50, लेकिन पेड अप हुए हैं सिर्फ 30 पेड अप हुए हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 30 करेंगे, 6,000 मल्टीप्लाई बाई 30, तो 1,80,000 हमारा हो जाएगा बी इक्विटी शेयर, इतना हो गया। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, तो आगे देखो आगे है कॉल्स इन एरे 20,000 रुपीज़ है। तो यहाँ पर देखो कॉल्स इन एरे मतलब ये हमें मिला नहीं है अमाउंट, लेकिन मंगवाया था, पेड अप हो चुका है लेकिन मिला नहीं है। लेकिन अभी क्या है यहाँ पर दिया गया है, तो ये अमाउंट हमें मिल गया है, ऐसा हमें करना है। तो हम यहाँ पर रिसिप्ट साइड में लिखेंगे इसे रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। और उसके बाद है एंड कॉल रिसीव्ड इन एडवांस ₹70,000, ये हमें एडवांस में रिसीव हो चुका है, तो ये हमारे ऊपर एक जवाबदारी आ गई है, एक लाइबिलिटीज आ गई है, तो यह हमें पेमेंट करना होगा, लाइबिलिटी हो गई हमारी, तो इसे हम पेमेंट साइड में लिखेंगे। उसके बाद देखो उसके बाद थर्ड है प्रेफरेंस डिविडेंड आर इन एरेन फॉर 1 ईयर्स, तो एरेज है हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड 1 ईयर का, तो 1 ईयर का हमें प्रेफरेंस डिविडेंड पेमेंट करना होगा। यहाँ पर देखो प्रेफरेंस शेयर है, उसका परसेंटेज है 10% का है, तो हमें 10% डिविडेंड देना होगा यहाँ पर। उसके बाद फोर्थ है अमाउंट लेफ्ट विद द लिक्विडेटर आफ्टर डिस्चार्जिंग ऑल लायबिलिटीज इज 8,27,000, यानी कि सारे लायबिलिटीज़ को पेमेंट करने के बाद हमारे पास कितना अमाउंट है 8,27,000, यानी कि इतना अमाउंट अभी हमारे पास है, तो ये हमारा रिसिप्ट है, तो इसे हम रिसिप्ट साइड लिखेंगे, इतना अमाउंट हमारे पास है, इन्हीं अमाउंट में से हमें सारे पेमेंट्स करने हैं। उसके बाद देखो उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट में कहा गया है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी प्रोवाइडेड फॉर पेमेंट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड एरेस इन प्रायोरिटी टू रिटर्न इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर यही बताया गया है कि इक्विटी कैपिटल यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर को आप जब पेमेंट करोगे उससे पहले आपको प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड जो आपका बाकी है एरेज में है उसे आपको पेमेंट करना है, ये कहा गया है। उसके बाद लास्ट में है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट, यहाँ पर हमें बनाना है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट, लेकिन ये हमारा क्या लॉन्ग सम नहीं है, 14 मार्क का नहीं है, सिर्फ 7 मार्क में आ सकता है आपको। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं बनाना, आप इस तरीके से बना सकते हो क्योंकि ये शॉर्ट सम है हमारा,
तो देखो लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट, उसके बाद डेबिट साइड में रिसिप्ट रुपीज़ और क्रेडिट साइड में पेमेंट रुपीज़ है। तो यहाँ पर देखो रिसिप्ट साइड में ना सबसे पहले कैश बैलेंस आ जाएगा और कॉल्स इन एरे यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कि सारे जो लाइबिलिटीज़ है उसे पेमेंट करने के बाद, यानी कि डिस्चार्जिंग ऑल द लाइबिलिटीज़, उसके बाद हमारे पास इतना अमाउंट है, तो इतना अमाउंट है हमारे पास जिसका हम पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि इतना अमाउंट हमारे पास अभी है लिक्विडेटर के पास। तो ये रिसिप्ट साइड में आएगा हमारा, और साथ ही साथ कॉल्स इन एरे जो था 20,000, ये भी हमारे रिसिप्ट साइड में आता है। तो ये दोनों हम यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर, इसीलिए हमने इन दोनों को पहले लिख दिया है, कैश बैलेंस और कॉल्स इन एरे। तो हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पेमेंट करेंगे, तो हमारा प्रेफरेंस शेयर कितना था वो देखो। तो हमारा प्रेफरेंस शेयर था यहाँ पर 5,000 मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि 100 ईच है, तो टोटल हमारा हो जाएगा 5 लाख। 5 लाख हमें क्या करना है कि वहाँ पर लिख देंगे पेमेंट साइड, और इसके ऊपर हमें देना था कितना, 10% डिविडेंड देना था। तो 5 लाख का 10% कितना होता है बोलो, 5 लाख का 10% होता है 50,000, तो इतना हमें वहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर पेमेंट साइड में हम लिख देते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख, 10% डिविडेंड 50,000, इतना हमने दे दिया। उसके बाद हमारा यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस आ जाएगा, यहाँ पर देखो कॉल्स इन एडवांस रुपीज़ 17,000। तो ये हमारा पेमेंट करना बाकी है, क्योंकि पहले ही उन लोगों ने हमें पेड अप कर दिया है, यानी कि रिसीव हो चुका है हमारे पास। तो ये हमारा एक लायबिलिटी हो जाता है, तो उसे हमें पेमेंट करना होगा। जैसे कि हमने पहले के लेक्चर्स में भी देखा था, एक बार कॉल्स इन एडवांस आया था हमारा, तो उसे हम यहाँ पर पेमेंट कर देंगे। 17,000 हमने पेमेंट कर दिया। और ये देखो इसे आप ऊपर भी लिख सकते हो और प्रेफरेंस शेयर को इससे नीचे भी लिख सकते हो, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट सम है। तो यहाँ पर इस फॉर्मेट में हम कर रहे हैं, नहीं तो हम 1 बाई 1 करते हैं, उसमें अनसिक्योर आ जाए, अनसिक्योर में कॉल्स इन एडवांस आ जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसे ही हम कर रहे हैं। और देखो उसके बाद हमें ना इक्विटी शेयर को पेमेंट करना है, तो हमें चेक करना होगा कि कितना अमाउंट है हमारे पास, इतना अमाउंट है कि हम इक्विटी शेयर को पेमेंट कर पाएंगे या फिर नहीं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास टोटल कितना था, 8,27,000, ये हमारा कैश बैलेंस प्लस हमारा कॉल्स इन एरे कितना था 20,000, तो टोटल इतना हमारे पास रिसिप्ट था। उसमें से हमने पेमेंट कर दिया यहाँ पर 5 लाख और 50,000 और 17,000, इतना पेमेंट कर दिया है। तो उतना माइनस कर देते हैं हम, 5,50,000 माइनस हमारा 17,000, और फिर देखो हमारे पास अमाउंट है 2,80,000 अमाउंट है, लेकिन हमें इक्विटी शेयर को कितना पेमेंट करना है। यहाँ पर देखो हमारे इक्विटी शेयर कितने हैं, 7,000 मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि 100 ईच के हैं और फुल्ली पेड अप है, तो 7 लाख हो गया। उसके बाद 6,000 मल्टीप्लाई बाई पेड अप है हमारे 30, तो ये कितना हो गया, 1,80,000 हो गया, ये 1,80,000 हो गया। तो इतना अमाउंट हमें देना है, 7 लाख प्लस 1,80,000, यानी कि हमारा टोटल 8,80,000 हमारा पेड अप हुआ है इक्विटी शेयर। तो उन्हें भी पेमेंट करना होगा, लेकिन उतना अमाउंट हमारे पास है नहीं। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल डेफिसिट वाला कैलकुलेशन आएगा, जैसा कि हम लॉन्ग सम में करते थे। तो यहाँ पर देखो रिटर्न एंड कॉल्ड अप इक्विटी शेयर, उसमें पहले हम क्या करते हैं, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कितने पेड अप हुए हैं, तो हमारे इक्विटी शेयर हैं 7,000 और 100 ईच है, तो 100 तो 7 लाख हो गया। और बी इक्विटी शेयर है 6,000, 50 रुपीज़ के शेयर्स हैं वो, लेकिन पेड अप सिर्फ 30 रुपीज़ ही हुए हैं। तो पेड अप हमें लेना है, तो 6,000 मल्टीप्लाई बाई 30, तो 1,80,000 हो गया, और उसका टोटल हो जाता है हमारा 8,80,000, इतना हमारा पेड अप है। तो इतना अमाउंट हमारा पेड अप है, तो इतना हमें रिटर्न करना होगा, लेकिन हमारे पास इतना अमाउंट है नहीं। तो हमें क्या करना है कि जितना हमारे पास है उतना उन्हें दे देंगे। तो सरप्लस अमाउंट इसमें से माइनस कर देंगे। हमारा सरप्लस अमाउंट ये है 2,80,000, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड किया था। देखो यहाँ पर 2,80,000 हमने जो फाइंड किया था वो यहाँ से माइनस कर देंगे। तो देखो इतने में से इतना अमाउंट हमने दे दिया, तो बाकी का 6 लाख जो है हमारा डेफिसिट हो गया, ये हमारा कैपिटल डेफिसिट है, इतना अमाउंट हमारे पास है नहीं। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच में। तो यहाँ पर देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल डेफिसिट, तो इसका हमें पहले रेशियो फाइंड करना होगा। वो कैसे करेंगे, तो जितना फुल अमाउंट है ना उससे हम मल्टीप्लाई करके वो अमाउंट यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर देखो ए इक्विटी शेयर हमारे 7,000 है और 100 एक शेयर का प्राइस है 100, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 लाख। और बी इक्विटी शेयर है 6,000 और फुल अमाउंट है उसका कितना, एक शेयर का 50 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट हमने यहाँ पर लिया है
पेड अप भले 30 हुआ था, लेकिन यहाँ पर फुल अमाउंट लेना है तो 50 रुपीज़ लेंगे। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6000 मल्टीप्लाई बाई 50, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 लाख। तो ये रेशियो आ जाएगा। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सारे ज़ीरो को निकाल देंगे, ज़ीरो को हटा दिया, तो यहाँ पर रेशियो हमारा आ जाता है A7 B3, तो टोटल 10 आ जाता है। इस रेशियो में हमें 6 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या करेंगे, A6 लाख इतना हमारा डेफिसिट है, मल्टीप्लाई बाय उसका रेशियो 7 डिवाइडेड बाई 10, तो हमारा अमाउंट कितना आ जाता है 4,20,000। इतना डेफिसिट आया हमारा ए इक्विटी शेयर के हिस्से में। उसके बाद बी इक्विटी शेयर 6 लाख मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 10, तो हमारा इतना डेफिसिट 1,80,000 इतना डेफिसिट आया हमारे बी इक्विटी शेयर के हिस्से में। तो इतना अमाउंट हमें उनसे मंगवाना होगा क्योंकि इतना डेफिसिट उनके हिस्से में आया, लेकिन कुछ अमाउंट उन्होंने पहले से ही पेड अप कर दिया है। ये अमाउंट उन्होंने पहले से ही पेड अप कर दिया है, तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर आएगा हमारा अमाउंट टू बी रिटर्न एंड कलेक्ट। यहाँ पर ए इक्विटी शेयर ने पेड अप किया था 7 लाख, लेकिन जबकि कैपिटल डेफिसिट उनके हिस्से में आ रहा है 4,20,000, तो इतना अमाउंट माइनस कर देंगे तो 2,80,000। इतना अमाउंट उन्होंने पहले से ही ज़्यादा पेमेंट कर दिया है, तो इतना उन्हें रिटर्न करना होगा, इतना अमाउंट उन्हें रिटर्न करना होगा। प्लस में आया तो रिटर्न करना होगा, माइनस में आया तो हमें उनसे कॉल करना होगा, रिसीव करना होगा, मंगवाना होगा उनके पास से। तो देखो बी 1,80,000 था, पेड अप किया था उन्होंने, और उनके हिस्से का डेफिसिट भी 1,80,000 आया था, तो यहाँ पर डैश आ जाएगा, यानी कि कुछ भी अमाउंट उन्हें पेमेंट नहीं करना है कि उनसे कुछ मंगवाना भी नहीं है। तो खाली हम क्या करेंगे, 2,80,000 जो ये अमाउंट आया ये हम ए इक्विटी शेयर को रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर देखो इसके लिए हमने पेमेंट साइड में लिख दिया है ए इक्विटी शेयर 2,80,000। उसके बाद दोनों साइड का टोटल करोगे तो 8,47,000 8,47,000 दोनों साइड का टोटल आ जाता है। तो इस तरीके से ये आंसर हमारा आ गया है। तो ऐसा शॉर्ट सम आपको आ सकता है, यानी कि 7 to 8 मार्क में ऐसा सम आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आपको 7 to 8 मार्क में आ सकता है। तो यहाँ पर देखो हमारा क्वेश्चन है कुमार लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन, और उसके बाद ये सारे आइटम्स दिए गए हैं। द असेट रियलाइज 3,30,000, ये हम रिसिप्ट में लिखेंगे। लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस 2,950, ये हम लिखेंगे पेमेंट साइड में। उसके बाद है इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, ये भी हम लास्ट में पेमेंट करेंगे। उसके बाद है क्रेडिटर्स, ये हमारा हो जाएगा पेमेंट साइड में, अनसिक्योर में आएगा। और है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इन्हें भी हम लास्ट में पेमेंट करते हैं अनसिक्योर के बाद में। उसके बाद देखो उसके बाद क्या कहा गया है, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग अमोंग इक्विटी शेयर होल्डर्स इफ देयर इज एनी सरप्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू हैव 20% ऑफ इट। तो ये हमारा इससे पहले का जो लेक्चर था 6th लेक्चर, उसमें जो सम हमने किया उसके तरह है। यहाँ पर क्या होता है कि सारे पेमेंट्स करने के बाद जो अमाउंट हमारा एक्स्ट्रा बचता है ना, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर को भी पेमेंट कर दिया हमने, उसके बाद जो सरप्लस बचता है उसका 20% हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना होगा, और बाकी का 80% हम दे देंगे इक्विटी शेयर होल्डर को। और उसके ऊपर भी एडिशनल जो अमाउंट है हमारा, यानी कि सरप्लस है, उसके ऊपर भी हमें रेम्यूनरेशन देना होगा। तो यहाँ पर वही कहा गया है, देखो लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू गेट रेम्यूनरेशन एट 1% ऑन द असेट रियलाइज एंड 5% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। फाइंड आउट द लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन कितना होता है वो पूरा बताना है। तो उसके लिए हमें क्या, पूरा लिक्विडेटर्स का स्टेटमेंट बनाना होगा, तभी हम वहाँ पर बता पाएंगे कि कितना अमाउंट आता है हमारा लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। तो पूरा स्टेटमेंट बनाना होगा, और यहाँ पर एडिशनल अमाउंट के ऊपर भी 5% हमें यहाँ पर रेम्यूनरेशन देना है। तो देखो हमने पहले बना दिया है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट। तो देखो ये हमारा शॉर्ट सम है, 18 मार्क का, लॉन्ग सम नहीं है, 7 मार्क में आपको आ सकता है। तो आपको ना पूरा फॉर्मेट यहाँ पर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, हम मेन ऐसे ही स्टार्ट कर देंगे। तो देखो डेबिट साइड में हम लिखेंगे रिसिप्ट रुपीज़, और क्रेडिट में लिखेंगे पेमेंट रुपीज़। यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही अमाउंट है जो रिसिप्ट में आएगा, असेट रियलाइज दिया गया है, तो असेट रियलाइज हम लिख देंगे, कितना था 3,30,000, वो हमने लिख दिया। उसके बाद लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेमेंट साइड में आता है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हमें दिया गया था 2,950, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। और उसके बाद रेम्यूनरेशन कितना देना है वो देखो,
यहाँ पर है कि लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू गेट 1% रेम्यूनरेशन ऑन असेट रियलाइज। तो यहाँ पर असेट रियलाइज है हमारा 3,30,000। तो इसके ऊपर हमें लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन देना है 1%। तो हमारा अमाउंट कितना है, असेट रियलाइज 3,30,000, इसके ऊपर 1% रेम्यूनरेशन देंगे तो हमारा हो जाएगा 3,300। 1% ऑन असेट रियलाइज इतना अमाउंट हमने दे दिया है रेम्यूनरेशन 3,300। उसके बाद हमें क्या करना है कि उसके बाद देखो 5% ऑन प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसके बाद 5% ऑन इक्विटी शेयर होल्डर लिख के उसके लिए जगह छोड़ देना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जगह आपको ना दो लाइन छोड़ना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमें अमाउंट जो पेमेंट करना है रेम्यूनरेशन वो हमें इक्विटी शेयर होल्डर को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रेम्यूनरेशन देना है। साथ ही साथ जो हमारा सरप्लस अमाउंट आया उसके ऊपर भी रेम्यूनरेशन देना है। तो यहाँ पर 2 लाइन छोड़ना। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद क्रेडिटर जो कि अनसिक्योर आता है, तो हम यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मेट नहीं कर रहे क्योंकि ये शॉर्ट सम है। तो क्रेडिटर 1,40,000 हमने यहाँ पर लिख दिया, 1,40,000। उसके बाद क्या आता है हमारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो प्रेफरेंस शेयर हमारे कितने हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे प्रेफरेंस शेयर है 50,000, तो 50,000 हम लिख देते हैं। यहाँ पर देखो प्रेफरेंस शेयर 50,000, उसके बाद प्लस हमें करना है एडिशनल अमाउंट, उसका 20% देना है। तो वो तो अभी पता नहीं है तो ये खाली आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसके ऊपर, इस अमाउंट के ऊपर हम रेम्यूनरेशन दे देते हैं। तो हमें क्या करना है 50,000 करेंगे हम 50,000, उसका हम करना है हमें 5%। तो हमारा 5% आ जाता है 2,500। ये हमने यहाँ पर दे दिया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर में रेम्यूनरेशन। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इक्विटी शेयर को पेमेंट करेंगे। यहाँ पर देखो इक्विटी शेयर हमारे कितने हैं, यहाँ पर देखो इक्विटी शेयर है हमारे 1 लाख। तो 1 लाख हम यहाँ पर पेमेंट करेंगे, इक्विटी शेयर 1 लाख, और उसके ऊपर हमें रेम्यूनरेशन भी देना है तो 5% रेम्यूनरेशन देना है। उसके लिए वो फाइंड कर लेते हैं 1 लाख, उसका करेंगे हम 5%। तो 5,000 रेम्यूनरेशन देना है। तो 1 लाख का 5% हमने 5,000 रेम्यूनरेशन दे दिया है। उसके बाद कितना अमाउंट हमें बचा वो देखना है। तो यहाँ पर टोटल रिसिप्ट करना है, उसमें से सारे पेमेंट्स को माइनस करना है। यहाँ पर देखो टोटल रिसिप्ट था हमारा 3,30,000, उसमें से पेमेंट माइनस करेंगे तो ये माइनस होगा हमारा, और ये अमाउंट माइनस होगा, और साथ ही में ये अमाउंट माइनस होगा। ये हमने फाइंड किया है रेम्यूनरेशन, और ये माइनस होगा। और ये तो अभी फाइंड करना बाकी है, जो एडिशनल अमाउंट के ऊपर हमें 5% देना है तो उसे माइनस नहीं करना है, ये 2 माइनस करना है। उसके बाद क्रेडिटर्स को माइनस करना है। उसके बाद हम माइनस करेंगे ये प्रेफरेंस शेयर और ये इक्विटी शेयर। टोटल सब पेमेंट्स को अभी माइनस कर देते हैं हम। 2,950 माइनस 3,300 माइनस 2,500 माइनस 5,000 माइनस 1,40,000 माइनस 50,000 माइनस 1 लाख। तो हमारा सरप्लस अमाउंट आता है 26,250। इतना हमारा सरप्लस अमाउंट है। तो यहाँ पर इसका 20% हमें किसे देना है, यहाँ पर देखो हमने ये पहले से यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि स्टेटमेंट का डेबिट साइड का टोटल इतना है और क्रेडिट साइड का टोटल इतना है। तो हमारा सरप्लस आता है 26,250, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड किया था। वही मैंने यहाँ पर ऐसे कैलकुलेशन करके अलग से भी लिख दिया है। तो वही है हमारा सरप्लस अमाउंट। उसके बाद हमें क्या करना है कि सपोज़ कि टोटल सरप्लस हमारा 100 है, तो उसमें से हमें 20% देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, यानी कि 20 देंगे। तो बाकी कितना बचा, तो इक्विटी शेयर होल्डर के हिस्से में आएगा बाकी का 80%। तो 80 आएगा इक्विटी शेयर होल्डर के पास, क्योंकि देखो क्वेश्चन में ही हमें ये कहा गया है कि यहाँ पर हमें 20% देना है सरप्लस का प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो वहाँ पर हमने 20% दे दिया और बाकी का जो बचा 80% वो हमारा इक्विटी शेयर होल्डर हो गया। लेकिन इसके ऊपर हमें रेम्यूनरेशन भी तो देना होगा ना इस सरप्लस अमाउंट के ऊपर। तो देखो लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन 5% ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स और 5% ऑन प्रेफरेंस शेयर होल्डर हमें देना है। तो इक्विटी शेयर है हमारे कितने 80, तो 80 का 5% 4 आ गया, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर हमारे कितने हैं 20 का 5% 1 आ गया। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि टोटल पेमेंट कितना करना है वो देखो। टोटल पेमेंट हमें करना है इक्विटी शेयर होल्डर को 80 प्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 20, और इक्विटी शेयर रेम्यूनरेशन जो है 4 है जो अभी हमने फाइंड किया, और प्रेफरेंस शेयर रेम्यूनरेशन 1 है। तो इन सभी का टोटल करेंगे तो हमारा टोटल पेमेंट आता है 105। इतना हमें पेमेंट करना है।
तो यहाँ पर देखो टोटल सरप्लस हमारा पेमेंट कितना करना है 105 और उसके सामने टोटल सरप्लस है हमारा 26,250 रुपीज़। उसमें से इक्विटी शेयर होल्डर को 80 देना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 20 और रेम्यूनरेशन देना है 5 और 1। तो यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा 80 मल्टीप्लाई बाई 26,250 डिवाइडेड बाई 105 करेंगे तो 20,000 मिलेगा। चेक कर लेते हैं अभी हम। यहाँ पर देखो हमने किया 80 मल्टीप्लाई बाई 26,250 डिवाइडेड बाई 105, तो यहाँ पर हमारा अमाउंट आता है 20,000। इतना अमाउंट हमें देना है इक्विटी शेयर होल्डर को। इसी तरीके से 20 का कितना आया तो 20 मल्टीप्लाई बाई 26,250 डिवाइडेड बाई 105 करना है तो 5,000 आएगा। उसी तरीके से 5 मल्टीप्लाई बाई ये अमाउंट डिवाइडेड बाई 105 तो 1,000 आ जाएगा। 1 का भी वैसे ही फाइन करना है, 1 मल्टीप्लाई बाई 26,250 डिवाइडेड बाई 105 तो 250 आंसर आ जाएगा। तो ये सारे अमाउंट अभी हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने इक्विटी शेयर होल्डर को कितना दिया था 20,000, तो यहाँ पर लिख दिया एडिशनल अमाउंट में हमने लिख दिया 20,000। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना दिया था हमने 5,000, तो यहाँ पर देखो एडिशनल अमाउंट में 20% यहाँ पर हमने 5,000 लिख दिया और टोटल जो होता है वो बाहर लिख दिया 50,000 5,000 तो 55,000 और यहाँ पर भी टोटल अमाउंट 1,20,000 तो टोटल हो गया 1,20,000। और यहाँ पर वो जो हमने इंटरेस्ट फाइन किया था वो भी दे देते हैं। प्रेफरेंस शेयर का इंटरेस्ट कितना था 5,000 के ऊपर 5% आप करोगे ना, 5,000 कितना हमारा सरप्लस आया। ये सरप्लस अमाउंट 20% यहाँ पर जो दिया इसका 5% करोगे तो 250 आएगा और वहाँ पर हमने जो फाइन किया था वो भी 250 था तो वो यहाँ पर हमने रेम्यूनरेशन दे दिया। उसके बाद दूसरा रेम्यूनरेशन इक्विटी शेयर का रेम्यूनरेशन फाइन किया था हमने 1,000, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। आप यहाँ पर 20,000 जो लिखा ना 20,000 का 5% करोगे तो भी 1,000 आएगा। तो यहाँ पर आ गया ये सब। अभी हम क्या करेंगे, सभी यहाँ पर जितने भी रेम्यूनरेशन है सभी को हम प्लस कर देंगे। सभी को प्लस करोगे तो टोटल अमाउंट हमारा आएगा 12,050 और उसके बाद आप जब चेक करोगे टोटल सेम आ जाएगा 3,30,000 3,30,000। तो यहाँ पर हमारा जो भी रेम्यूनरेशन हमने फाइंड किया वो एकदम राइट है, हमें पता चल जाएगा क्योंकि दोनों साइड का टोटल सेम आ जा रहा है। यानी कि जो हमने यहाँ पर सारे रेम्यूनरेशन फाइंड किए ये हमने सही फाइंड किए हैं और हमें यही फाइंड करना था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला है कि फाइंड आउट द लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड करके लिख दिया है। तो ये हमारा यहाँ पर ये आंसर भी आ जाता है। तो इसके बाद देखो कि मैंने आपको पहले फर्स्ट लेक्चर में कहा था ना कि हम सेल्फ एक्सरसाइज यानी कि कुछ सम्स आपको मैं दूंगा जिसका आंसर आपको खुद से फाइंड करना है, तो वो हमारे तरफ से आपके लिए असाइनमेंट हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन आप देख लो, उसका आंसर आप फाइंड कर देना। आंसर तो यहाँ पर है ही, आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना कि आप कर पाते हो कि नहीं। तो यहाँ पर देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उसके बाद यहाँ पर देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन ही है, आंसर दे दिया है। आप खाली कैलकुलेट करके देखना कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं, यानी कि प्रैक्टिस करना आप इसका। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। और उसके बाद देखो ये है लॉन्ग क्वेश्चन 14 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपको खुद से गिनना है। मेरी तरफ से ये आपके लिए असाइनमेंट है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों ये 7th लेक्चर भी हमारा पूरा होता है लिक्विडेशन का। और अगर आपको कोई डाउट लगे तो कमेंट में पूछना, उसका ज़रूर से मैं रिप्लाई करूंगा। साथ ही साथ ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर अभी फॉलो कर लो। वहाँ पर आपको आपके सेमेस्टर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएंगी। इसके लिए उसे फॉलो कर लेना हमारे व्हाट्सएप चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।